Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology and today's topic of discussion is very interesting. That is DNA analysis, DNA fingerprinting. आप ये बड़े इश्तियाक से सुनते होंगे कि यार ये कैसे होता है, हम अपना डीएनए टेस्ट करवाएं जाएं तो कैसे होगा। आज हम इसको पढ़ते हैं, तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम है डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस, इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी रखा गया है, हम इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकते हैं। एज लाइक आवर फिंगरप्रिंट, सेम एज इट इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पॉसिबल होती है। अब देखना यह है कि ये कैसे किया जाता है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, हमारे पास इसको परफॉर्म करने के लिए कितनी टेक्निक्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी हैं, किस तरह से हैं। स्टूडेंट, अगर आपसे ये कहा जाए द इंटायर जीनोम, पूरे का पूरा जीनोम जो है, जीनोम, you know that all the characteristics, all the genes of our organisms is known as genome. Entire genome can be subjected to fingerprinting, can be subjected to DNA fingerprinting. हम इस पूरे जीनोम को एज DNA फिंगरप्रिंट के लिए दे सकते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। हाउ वी कैन डू इट, हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड हम इसमें करते हैं या तरीका अपनाते हैं, दैट इज RFLP। ये RFLP क्या है? दैट इज restriction fragment length polymorphism. That is restriction fragment length polymorphism, ये इसका पूरा नेम है, restriction fragment length polymorphism। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट, restriction का मतलब ये है कि हमने इसमें एंजाइम यूटिलाइज किया है, and that enzyme is restriction endonuclease। इसमें हमने एंजाइम को यूटिलाइज किया है और उस एंजाइम का नाम है restriction endonuclease। स्टूडेंट, ये जो restriction endonuclease होता है, ये डीएनए को कट करता है from a specific site and that site is known as flanking site, or you can say that उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, फ्लैंकिंग साइट कह सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह सकते हैं, जहां से उसको कट आउट करेगा। तो ये RFLP है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इससे रिस्ट्रिक्शन वर्ड है। फ्रेगमेंट का मतलब है साइज, पीस ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या है? पीसेस ऑफ डीएनए। अब यानी कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को उसके जीनोम पे अप्लाई किया है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए या जीनोम मौजूद है, उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसके क्या बन जाएंगे? पीसेस ऑफ डीएनए बन जाएंगे। ये जो पीसेस ऑफ डीएनए बनेंगे, इनकी लेंथ हम कह सकते हैं साइज एंड वेट, वो क्या होगा? पोली का मतलब मैनी, शेप का मतलब मॉर्फ। ये साइज एंड वेट के लिहाज से मैनी शेप्स का हो सकता है, मैनी फॉर्म्स का हो सकता है, इसके सेगमेंट्स डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म की बात की जाए RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एंजाइम है, उसको हम डीएनए पे अप्लाई करते हैं, जिससे पीसेस ऑफ डीएनए बनते हैं। इन पीसेस ऑफ डीएनए का साइज और वेट एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है, मेनी फॉर्म्स के हो सकते हैं। सो दीज आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हमने किया है? वी अप्लाइड, हमारे पास एक जीनोम है, इस जीनोम पे हमने क्या अप्लाई किया है?
इस जीनोम पे क्या अप्लाई किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके क्या बन गए, फ्रेगमेंट्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं छोटे छोटे पीसेस बन गए। इन पीसेस का साइज एंड वेट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये जो फ्रेगमेंट्स हैं दीज आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड वेट, इनका साइज और वेट जो है वो डिफरेंट है। एंड दैट कैन बी परफॉर्म इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म पर RFLP जो है ये क्या किए जा सकते हैं, उनके बनाए जा सकते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। सिंपल, वी हैव अ genome, enzyme digest it into the pieces, and these pieces are the different in size and weight from each other. This is known as restriction fragment length polymorphism. And the second technique which is going to be followed is gel electrophoresis, यानी कि जो एक और टेक्निक हम कह सकते हैं जिसमें फॉलो हो रही है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टूडेंट, इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू बाय दिस टेक्निक्स? दिस टेक्निक इज यूटिलाइज्ड टू differentiate, or you can say that the separate the fragments, different fragments of DNA on the base upon their size, weight and density charge। यानी कि this is a technique, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें we can separate, हम separate कर सकते हैं pieces of DNA, fragments of DNA, DNA के फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, किस बेस पे? डिपेंडिंग अपॉन साइज, वेट, डेंसिटी एंड चार्ज। इनकी बेस पे हम डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट ऑफ DNA को सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, वेट, डेंसिटी एंड चार्ज। इनकी बेस पे हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक है जो कि हम एगारोज जेल एक पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एगारोज जेल बनाते हैं। इस जेल में हम DNA को रन करते हैं। DNA को क्या करते हैं? रन करते हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं DNA को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स एनोड की तरफ, बिकॉज DNA जो होता है, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज रखने वाला, और DNA पर जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हम इस तरह से इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें जो बेसिकली उनकी जो मूवमेंट होगी अगेंस्ट द चार्ज, इसमें हम कह सकते हैं डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ DNA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्मॉलर साइज के जो हैं वो फास्टर मूव करेंगे, स्पीड ऑफ मूवमेंट की स्पीड की बात करते हैं। अब देखिए, जितनी ज्यादा स्मॉलर साइज के होंगे उतनी उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, एक बात हम ये कह सकते हैं, साइज ऑफ DNA अगर बड़ा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। तो ये उसके इनवर्स रिलेशन में आता है, डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आएगा। यानी कि स्मॉलर साइज के जो होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो लार्जर साइज के होंगे उनकी स्पीड क्या होगी? स्लो। यानी कि अगर साइज ऑफ DNA बड़ा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अगर साइज ऑफ DNA छोटा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम साइज ऑफ DNA कहें कि दैट इज स्मॉल, ये स्मॉल है, देन स्पीड विल बी फास्टर। तो उस तरह से उसकी मूवमेंट की स्पीड जो होगी वो क्या होगी? टूवर्ड्स एनोड क्या होगी? फास्टर होगी। हाउ वी कैन डू इट? ये किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ना इस तरह से एक आप कह सकते हैं
प्लेट सी होती है, एक ट्रे होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये काम परफॉर्म करवाते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। अब इस ट्रे की बात की जाए तो इस ट्रे में हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। एक साइड पे हमने कहा कि जी यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और एक साइड पे हमने क्या अप्लाई किया है, पॉजिटिव चार्ज। ये एक टैब सा बना हुआ है, इस टैब में हमने कहा कि हम इस पे चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एक टैब सा है, उसके अंदर स्ट्रक्चर फील्ड है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे हमने कहा कि ये एगरोस जेल होती है। ये जेल पहले हम उसको एक पाउडर की फॉर्म में होता है, उसको हम वाटर में डालते हैं, उसको पहले हीट अप करते हैं, फिर हम इसमें डालते हैं और वो थोड़ी देर बाद कैसी बन जाती है, जल की तरह बन जाती है। तो ये इसके अंदर जल मौजूद है। इस जल में हम यहाँ पे ना इसके पॉइंट्स बना लेते हैं जहाँ पे हमने डीएनए को लोड करना होता है, डीएनए को इसमें हमने पुट करना होता है। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू पुट 3 सैंपल्स। हम यहाँ पे 3 सैंपल्स जो हैं वो पुट कर रहा हूँ, एक 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक सैंपल नंबर 3 है जिसको हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सैंपल्स को लोड करेंगे, इसको इनकी वायर्स जो होती हैं दैट विल बी कनेक्टेड विद अ बैटरी। हम एक बैटरी के साथ या फिर हम इसे एक चार्ज के साथ जो है वो क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ हम इसको लिंक कर रहे होते हैं, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग चार्ज, और ये चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन वोल्टेज फॉर्म में, वोल्टेज, एंड दैट इज कैथोड, और ये कौन सा है, एनोड नेगेटिव चार्ज है। जब हम इसे अप्लाई करते हैं चार्जेस तो द डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, बिकॉज डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज से किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेंगे। ये सारा जल होती है, जल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर डीएनए फ्लो करता है, और ये सारे एक फ्लूइड के अंदर जो है वो फिल होता है। उस फ्लूइड का नाम TAE बफर होता है, यानी उस फ्लूइड का नाम TAE बफर जो है वो होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर ये फिल होते हैं। अब यहाँ पे जब फिल होती हैं तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करना शुरू कर देते हैं। जो स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, और जो लार्जर साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो थोड़े से स्लो मूव करते हैं। तो ये इनकी फ्रेगमेंट्स की जो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा स्पीड से फ्लो करना है। ये फ्लो जो है ये आगे 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 फ्लो करते जाएंगे। ये एक टेक्निक हम यूटिलाइज करते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो टेक्निक हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो जल होती है इससे आगे हम इसे ट्रांसमिट करते हैं एक मेम्ब्रेन के ऊपर, और मेम्ब्रेन पर हम अगेन उसकी एक अप्लाई करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोब टू बी आइडेंटिफाइड। स्टूडेंट, ये जो प्रोब होती है हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। So I think so you have cleared the concept about the gel electrophoresis, because in this sense we can separate the fragment of DNA depending upon the size, weight, density, charge. इसमें DNA जो है वो towards the cathode anode move करता है क्योंकि DNA पे नेगेटिव चार्ज है। और DNA पे नेगेटिव चार्ज क्यों है स्टूडेंट्स? DNA पे नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, H3PO4 की वजह से that give negative charge to DNA, नेगेटिव चार्ज टू डीएनए। सो डीएनए ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा, दैट इज एनोड। ये साइज ऑफ डीएनए जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगा। जितना इसका लार्जर साइज होगा उतनी इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो ये यहाँ से किस तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे हम कहेंगे कि इस तरफ जो है वो लार्जर डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे, और इस तरफ जो है वो डीएनए के स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो एक साइड पर लार्जर और एक साइड पे कौन से हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इनकी मूवमेंट्स होती है वो लार्जर से किसकी तरफ मूव कर रही होती हैं, स्मॉलर की तरफ जो है वो इसकी मूवमेंट
हो रही होती है। तो स्टूडेंट जब ये इस तरह से मूव करते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं और जो लार्जर साइज के होते हैं वो स्लोली स्लोली जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, थिकनेस ऑफ द बैंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स है थिकनेस ऑफ द बैंड। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी एक बैंड की, उतने ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए भी वहाँ पे कलेक्टेड होगी। यहाँ पे हम इसकी थिकनेस ऑफ बैंड भी कह सकते हैं, थिकनेस ऑफ बैंड, बैंड की थिकनेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डीएनए। जहाँ पे जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी वहाँ पे डीएनए की अमाउंट भी उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंसंट्रेशन में ज़्यादा कंसीडर की जाएगी। तो हेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये बात समझ चुके हैं कि डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और ये डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डेंसिटी, वेट, इस तरह से डिफरेंट साइज के जो सेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब उनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोब के थ्रू। प्रोब यू नो दैट ये रेडियो एक्टिव हो सकती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं दैट कैन बी फ्लोरिसेंट। ये फ्लोरिसेंट जो है वो भी हो सकती है। फ्लोरिसेंट मतलब शाइन करेगी, फ्लोरिसेंस होगी इसके अंदर। अब ये जो प्रोब होती है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ये किस तरह से है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब कि एक ही स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होती है, बट दैट इज कंप्लीमेंट्री टू अ स्पेसिफिक बायोमार्कर्स, जेनेटिक मार्कर्स प्रेजेंट इन द डीएनए। दैट इज कंप्लीमेंट्री। इसमें एक खासियत ये है कि ये कंप्लीमेंट्री होती है, कंप्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर कह सकते हैं, genetic marker कह सकते हैं, or you can say that biomarkers. These genetic markers are the specific signs present in every type of the DNA by which we can identify, or you can say that we can separate the DNA. हम उन DNA को लेबल भी कर सकते हैं with the help of genetic markers. ये specific genetic markers के क्या होती हैं, complementary होती हैं, और ये radioactive या फिर fluorescent होती हैं। स्टूडेंट ये जो प्रोब अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट ये प्रोब उस वक्त अप्लाई करते हैं, फर्स्ट हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, डीनेचर कर लेते हैं। यू नो दैट ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जब हम इसे डीनेचर करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे हम प्रोब अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, और इसके साथ जो है वो हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब जो है वो होगी, यानी कि प्रोब इसके साथ अब बाइंड करेगी अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, अदरवाइज प्रोब इनके साथ बाइंड नहीं करेगी। जब प्रोब बाइंड कर जाएगी उसके बाद फिर हम जो है वो रेडियोग्राफी जो है वो परफॉर्म करते हैं, और हमारे पास एक डार्क एंड लाइट जो है वो बैंड्स अपीयर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये पूरा मेथड हम डायग्रामेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपकी बुक पे इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आरएफएलपी क्या होता है, हाउ वी कैन सेपरेट द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, हम डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हम उन सेपरेट करे हुए डीएनए को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनको हम देखना चाहें तो हम किसकी मदद से देखते हैं, प्रोब की मदद से देखते हैं, यानी कि प्रोब उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन बनाती है। प्रोब कैसी होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, और ये एक एमसीक्यू भी कंसीडर किया जा सकता है, और ये डीनेचर करने के बाद जो है उसके साथ बाइंड करेगी। डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसकी तरफ मूव करेंगे, कितनी स्पीड से मूव करेंगे, और अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए को फाइंड आउट करना चाहें तो बैंड से हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी हैव स्टडीड इन दिस, हम इसमें क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए एनालिसिस जो है, इसके पूरा मेथड हम एक डायग्रामेटिकली जो है वो नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने इसको डायग्रामेटिकली एक क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन हाउ वी कैन परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सबसे पहले सोचें कि आपके पास सैंपल्स आते हैं। ये सैंपल्स जो हैं क्या हो सकते हैं, ब्लड हो सकते हैं, दैट स्किन सेल्स हो सकते हैं, हेयर सेल्स, या एनी सेल्स हो सकते हैं बॉडी के। अब इन सेल्स से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 3 सैंपल्स आ जाते हैं।
इन 3 सैंपल्स को आपने क्या करना है, RFLP की टेक्निक फॉलो करनी है, यानी कि वी शुड पुट इनटू अ टेस्ट ट्यूब। हम एक टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इनको पुट करते हैं। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पुट करके इन पे एंजाइम अप्लाई करते हैं। दैट एंजाइम यू नो दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं, इस पे अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इस पे एंजाइम अप्लाई करेंगे तो एंजाइम जो हैं will digest and cut into the pieces। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंजाइम जो है, एंजाइम डाइजेस्ट DNA into pieces। छोटे छोटे पीसेस के अंदर हम कह सकते हैं इसको डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जब ये छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे तो इससे नेक्स्ट टेक्निक फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक वी हैव स्टडीड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टेक्निक फॉलो करेंगे दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक फॉलो करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने ये कहा कि इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है या जेल आ जाती है। उस जेल के अंदर हमने एक साइड पर नेगेटिव पॉइंट रखा, दूसरी साइड पर पॉजिटिव पॉइंट रखा। यहाँ पे इन सैंपल्स को लोड कर देंगे। लोड करने का मतलब यहाँ पे हम इन सैंपल्स को पोर कर देंगे। जैसे ही पोर करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज दैट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करनी शुरू कर देंगे। इनके जो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स हैं वो मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि ये डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू इट। यहाँ पे ये एक सैंपल इस तरह से ये हो सकता है, दूसरा सैंपल हो, ये हो सकता है कोई तीसरा सैंपल हो, जो मतलब डिफरेंट साइज तरह से इसमें फ्रेगमेंट्स में मूव करेगा। अब जब ये हम कह सकते हैं इस तरफ जो होंगे ये कैसे होंगे, लार्जर साइज के होंगे, लार्जर साइज के होंगे, जबकि इस तरफ जो होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट्स मौजूद होंगे। Because these move towards the larger to smaller, or you can say that cathode to anode की तरफ मूव करेंगे। The reason you know that कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है यहाँ पे हम इसमें करंट अप्लाई करते हैं और ये फ्लूइड के अंदर ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है एक ट्रे के अंदर, और इस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टेक्निक जो है हम इनको ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स द ब्लॉटिंग, हम इसे ब्लॉटिंग करेंगे टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, यानी कि हम इससे नेक्स्ट टेक्निक जो है ब्लॉटिंग का काम जो है वो हम करेंगे। यानी कि यहाँ पे दो काम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि फर्स्ट डीनेचर, दैट विल डीनेचर द डीएनए, डीएनए को डीनेचर करेंगे, एंड ब्लॉट ऑन अ मेम्ब्रेन, ब्लॉट ऑन अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के ऊपर इसको ब्लॉट भी करने का काम करेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज कि एक यही एज इट इज स्ट्रक्चर था हमारे पास इस तरह से, ये एक मेम्ब्रेन है, हम इसको मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो जेल जो है वो इसके ऊपर मौजूद होगी। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जेल जो है वो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, वही जेल जो हम यहाँ पे ऑब्टेन की है हमने, वो जेल जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस तरह से। अब इस जेल से हमने किस पे ट्रांसमिट करना है, मेम्ब्रेन पे ट्रांसमिट करना है। हाउ दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल, ये किस तरह से पॉसिबल है, आई एम शोइंग टू यू समथिंग लाइक कि एक जो है वो जेल है, जेल के नीचे आपने मेम्ब्रेन रखी और उसके नीचे आप जो है उसमें रखते हैं ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि फ्लूइड को सक करता है, जैसे टिश्यू पेपर की तरह का होता है। तो आपने ऊपर क्या रखा हुआ है, जेल, उसके नीचे मेम्ब्रेन और उसके नीचे ब्लॉटिंग पेपर।
तो वो जैसे ही आप उसमें जेल रखेंगे तो डीएनए जो है वो कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, मेम्ब्रेन पर ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये मेम्ब्रेन जो होती है नाइट्रोसेलुलोज पे बनी मुश्तमिल होती है, और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो होती है ये हम कह सकते हैं अट्रैक्ट करती है डीएनए को। सो डीएनए इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो जब डीएनए मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर आप उस पर क्या अप्लाई करते हैं, प्रोब अप्लाई करते हैं। डीएनए से करने के बाद हम यहाँ पे इस पे जो है इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे पास आ जाती है, ठीक है, लाइक दिस वन, ये एक मेम्ब्रेन आ जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो मेम्ब्रेन ऑब्टेन हमने की है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर यू नो दैट डिफरेंट साइज के हमारे पास 3 सैंपल जो थे वो मौजूद होते हैं। 3 सैंपल जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका साइज जो है वो डिफरेंट तरह से है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसको लोड किया था, इसमें भी लोड किया था और इसमें भी लोड किया था एक तरह से, और डिफरेंट तरह के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं आपके पास। डिफरेंट साइज के डिफरेंट तरह का उनका साइज और फ्रेगमेंट्स होते हैं। हम इस पे क्या करते हैं, अप्लाई प्रोब, हम प्रोब जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो प्रोब हम इस पे अप्लाई करते हैं वो यू नो दैट रेडियो एक्टिव होती है, यानी कि दैट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसमें से जो हम ये मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोब जो होती है वो रेडियो एक्टिव होती है। जैसे हम इस पे ये प्रोब अप्लाई करते हैं, प्रोब अप्लाई करने के बाद हम इसमें रेडियोग्राफी जो है वो परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल रेडियोग्राफी भी कह सकते हैं, हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी भी कह सकते हैं। दोनों काम जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब ऑटो रेडियोग्राफी होगी तो ये जो इस तरह से हमारे पास मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, इस मेम्ब्रेन्स के जो 3 कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में हमें डार्क और लाइट बैंड जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये डार्क एंड लाइट बैंड्स जो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, दीज आर द स्पेसिफिक डीएनए। ये स्पेसिफिक डीएनए होता है जो कि एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न के थ्रू जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट तरह से, ये सैंपल 1 का था, ये सैंपल 2 का था और ये सैंपल 3 का मौजूद होता है। एज लाइक यू कैन से दैट देयर इज अ बार कोडिंग प्रेजेंट अपॉन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर हम स्टोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वो जो बार कोडिंग सी अपीयर होती है, वो बार कोडिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हम कहते हैं कि इसमें अपीयर होता है। यहाँ पे ओवरऑल इसमें क्या मौजूद होते हैं, डार्क बैंड जो होते हैं वो अपीयर्स हो जाते हैं। तो ये जो डार्क बैंड्स इसमें अपीयर होते हैं, दीज आर द स्पेसिफिक पैटर्न। ये वो स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अपीयर होता है, और यही उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। स्टूडेंट्स इन टेक्निक्स के रिलेटेड, आरएफएलपी के रिलेटेड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिलेटेड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डीनेचुरेशन भी आप जानते हैं क्या होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लॉट करना हमने अभी सीखा, प्रोब क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं। रेडियोग्राफी, क्योंकि ये प्रोब रेडियो फ्लोरेसेंट होती है या फिर हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव होती है, सो इनके बैंड जो हैं उनको अपीयर करने में अब वाज़े यूटिलाइज होती हैं, और ये डार्क बैंड्स होते हैं इनका एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न के थ्रू हमारे पास हर एक पर्सन का डिफरेंट तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि ये बैंड्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी कैन से, हम किस तरह से कह सकते हैं कि एक ये डार्क पैटर्न्स जो होते हैं या ये जो बैंड्स होते हैं, दीज आर गोइंग टू यूज फॉर टू सॉल्व डिफरेंट पेटर्निटी इश्यूज एंड फोरेंसिक इश्यूज। फोरेंसिक केसेस जो हैं उनको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, पेटर्निटी इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम इन नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम डीएनए एनालिसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट एप्लीकेशंस। हम इनकी एप्लीकेशंस के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। बट लर्न वन थिंग, एक बात ज़रूर सीखिए। जैसे हमने ये बात की है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके पास जीनोम मौजूद है, इट कंटेन जीनोम। दिस जीनोम इज ऑब्टेन फ्रॉम 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स हैं।
एक हम कह सकते हैं मदर और दूसरा क्या है, फादर। अब देखा ये जाए मदर फादर 50% जीनोम यहां से आया, 50% जीनोम यहां से आया, या आप ऐसे कह सकते हैं 23 क्रोमोसोम्स यहां से हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहां से हैं। अब ये जो जीनोम किसी भी ऑर्गेनिजम्स लाइक अपनी बात करो तो 50% 23 मदर से और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो फादर से रिसीव किए, टोटल जीनोम। अब ये जो टोटल जीनोम है, जब हम इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं मदर से चाइल्ड को और फादर को। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक इमेज आपकी बुक में रिप्रेजेंट की गई है। इफ़ यू कैन सी इन द इमेज, तो आप यहाँ पे इमेज जो है वो डायग्राम स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पे भी इस तरह से बनी हुई। तो ये हम सिंपल एक कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, चाइल्ड का फादर के जीनोम के साथ और मदर के जीनोम के साथ। स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले एक चाइल्ड का जीनोम का जो बैंड्स अपीयर होते हैं उनको हम यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं इस तरह से। अब एक साइड पे मदर के और एक साइड पे हम फादर के रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दैट ये फादर है, इस फादर के जीनोम में यहाँ पे हम कह सकते हैं सिमिलैरिटी एक तो ये है, जबकि यहाँ पे एक ये सिमिलैरिटी है इस तरह से, सेम दिस इज ऑल्सो सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी है, and this one is also showing similarity। जहां जहां पे मैंने एरो लगाए हैं वहां पे वो बैंड फादर के चाइल्ड के साथ क्या हैं, रिजेंबल कर रहे हैं। इस तरफ अगर मदर की बात की जाए तो मदर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग समथिंग सिमिलैरिटी, ये भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो कर रही होती है। सॉरी, इट शुड बी इक्वल। लाइक एक ये सिमिलैरिटी शो की, एक ये सिमिलैरिटी शो की है। इस तरह से जरूरी नहीं कि सारा ही मदर के साथ जो है रिजेंबलेंस रखेगा। देयर इज समथिंग, कुछ कुछ जीनोम जो है वो 50% मदर से रिजेंबल करेगा और 50% हम कह सकते हैं कि वो फादर से रिजेंबलेंस करता है। यहाँ पे लेट्स सपोज ये फादर से सिमिलैरिटीज जो हैं वो शो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखें तो ये सिमिलैरिटीज जो हैं फादर के साथ भी हैं और मदर के साथ भी हैं। ऑलमोस्ट 50% मदर के साथ, 50% जो है वो फादर के साथ। बट चाइल्ड ऑल्सो कंटेन्स सम यूनिक, जब इनका मिक्सचर बनते हैं तो चाइल्ड के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ यूनिक बैंड्स, यूनिक पैटर्न जो है वो भी अपीयर होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फादर एंड चाइल्ड। तो सिंपल सी बात है, जब हम ये बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो 50% मदर से ले रहा होता है और 50% कहाँ से ले रहा होता है, फादर से ले रहा होता है। तो यहाँ पे भी हमने एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जितने भी पेटर्निटी इश्यूज हैं उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, एक पेटर्निटी इशू है, पेटर्निटी केस है, पेटर्निटी केस है। इस केस में ऐसे है कि एक मदर है, एक मदर है, वन इज चाइल्ड एंड 2 पर्सन्स क्लेम करते हैं कि ये बेबी जो है वो इनसे बिलोंग करता है। मतलब कि हम यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे उसके लिए 4 सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं, 4 सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट एविडेंस फॉर पेटर्निटी जो है वो एज यूज करते हैं, एविडेंस फॉर पेटर्निटी, पेटर्निटी, इसके लिए एज एविडेंस के तौर पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें हमने ये बात तो समझी है कि मदर से 50% होगा चाइल्ड के अंदर और फादर से 50% चाइल्ड के अंदर होगा। तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स अपीयर होते हैं इसके, ये लाइक दैट सम फ्रेगमेंट्स हैं
and these fragments show 50% similarity with mother and remaining will show with father. अब ये फादर दो हैं, एक F1 में और एक दूसरा किसमें है, F2 में है। अब यहाँ पे देखा जाए इनकी सिमिलैरिटीज देखेंगे हम इन बैंड्स के साथ, तो ये सिमिलैरिटीज जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसकी एक डिफरेंट अंदाज में होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट विल नॉट शो एनी सिमिलैरिटी विद चाइल्ड। जबकि F2 की अगर बात की जाए तो F2 में हम कह सकते हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग सम सिमिलैरिटीज। ये कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये एक सिमिलैरिटी यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट की है, दिस वन मोर, एंड क्योंकि ये बिल्कुल उसके पैरेलल आता है, एक ये भी इसमें आ जाता है, जबकि बाकी जो है वो हम कह सकते हैं वो इसके अपनी एक डिफरेंट पैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। सो यहाँ पे देखा जाए तो F2 जो है इसके कुछ बैंड्स जो हैं वो चाइल्ड के साथ मिलते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो केस है, ये जो चाइल्ड है दैट बिलोंग्स टू फादर 2, ये F2 फादर 2 से जो है वो बिलोंग करता है, जबकि फादर 1 का जो क्लेम है ये कैसा है, गलत है। तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर ये बात की जाए तो 1 और 2 दोनों में वेरिएशंस आती हैं। अब यहाँ पे ये हमने बात पढ़ी है कि 50% मदर से हैं, 50% फादर से हैं, तो जितने भी पेटर्निटी इश्यूज हैं उसमें आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाएं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाएंगे तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दैट इज द कंफर्म एविडेंस फॉर द पेटर्निटी इश्यूज इन द कोर्ट। सेशन कोर्ट्स में इसको क्या किया जाता है, प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपरली हमारे पास जो है वो एक केस सॉल्व होता है। स्टूडेंट, एक केस है जो कि फोरेंसिक साइंसेस से रिलेटेड है, फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हैं क्रिमिनोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इससे बिलोंग करता है, क्रिमिनोलॉजी से बिलोंग करता है। स्टूडेंट, इस फोरेंसिक साइंस की बात की जाए तो फोरेंसिक साइंस में यू नो दैट कि हम एक रेपिस्ट या इस तरह से ऑनवर्ड कुछ भी ले सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बात आपको ये भी बताता चला जाऊं कि हमने स्केलेटल मसल्स को यूटिलाइज करते हुए 8 इयर्स ओल्ड यानी कि जो 8 साल पहले मर चुका था एक पर्सन, उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी डेड बॉडी को, उसके रिमेन से टीनेजर को आइडेंटिफाई किया है कि वो किस से बिलोंग करता है, उसकी पैटर्निटी जो है वो किस से जो है वो रिजेंबलेंस शो करती है। तो इस तरह से हम बहुत से केसेस जो हैं उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द फोरेंसिक केस। तो यहाँ पे हम फोरेंसिक साइंसेस में इसको यूटिलाइज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक केस है जिसको हम सॉल्व करने की यहाँ पे भी कोशिश करते हैं। लाइक दैट एक फीमेल है, उस फीमेल पर अटैक होता है और फीमेल जो है जिसे हम विक्टिम कह सकते हैं, उसका एक ब्लड हम सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, विक्टिम्स ब्लड, ठीक है, उसका सैंपल ले लिया और सेम एज इट इज हम एक जो उसने जारी बात है डिफेंस किया, और जब डिफेंस करने के दौरान उसकी उंगलियों के नीचे जो है वो उसके सेल्स, स्किन सेल्स आ गए और हेयर्स आ गए, तो हमने वो जो सैंपल स्पेसिमन था उनके ऑब्टेन किया, स्पेसिमन ऑफ स्किन जो हमने उसके नेल्स से लिया, उसका डीएनए निकालते हैं और हमारे पास सस्पेक्ट हैं। अब ये जो सस्पेक्ट है ना वो 3 हैं जो जिन पे हमें शक है या पुलिस उन पे कार्रवाई करती है, वो सस्पेक्ट 3 है, 1, 2 और 3 सस्पेक्ट है। अब हमने क्या करना है, इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जो है वो हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हम तीनों का, या इसमें विक्टिम ब्लड, स्पेसिमन और जो इसमें सस्पेक्ट हैं, उनको क्या करेंगे, बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो उसमें स्पेसिमन से जिसका मैच कर गया, जाहिर सी बात है वो पर्सन जो है वो कैसा होगा, गिल्टी होगा। तो यहाँ पे हम एक पावरफुल टूल कह सकते हैं, पावरफुल टूल है टू सॉल्व केसेस, ठीक है, फॉर क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको एज पावरफुल टूल के तौर पे जो है वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर एविडेंसेस। जैसे कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे विक्टिम ब्लड की बात की है, तो विक्टिम ब्लड जो है वो इस तरह से हमने उसके एक स्पेसिमन्स को ऑब्टेन किया है, यहाँ पे ऐसे आ गए। जबकि स्पेसिमन्स यहाँ से हमने ऑब्टेन किया
उसकी सिमिलैरिटी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दैट इज डिफरेंट एंड इट इज वेरिएट फ्रॉम इट, वो इससे क्या है, वेरिएशंस जो हैं वो शो कर रहा है, दैट इज शो वेरिएशंस। जबकि स्पेसिमेंस का जिसके साथ इन सस्पेक्ट से मिल गया दैट इज द गिल्टी पर्सन, वो पर्सन कैसा होगा, गिल्टी पर्सन होगा। तो इनमें से देखा जाए तो एक तो ये है, ठीक है, विच इज नॉट एनी शो सिमिलैरिटी, ये कोई सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका डीएनए मैच नहीं किया। जबकि सेकंड वन को देखा जाए तो सेकंड वन जो है इसका डीएनए यहाँ पे हम देखें दैट इज शोइंग सम एग्जैक्ट सिमिलैरिटी, ये एग्जैक्ट सिमिलैरिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स द पर्सन गिल्टी इज सेकंड वन, वो कौन सा है, सेकंड वन है। सो इस तरह से अगर हम थर्ड वन को देखें तो थर्ड वन इज ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी सिमिलैरिटी, ये भी ऐसा कोई सिमिलैरिटी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ये जो है वो डिफरेंट है। सो इसमें प्रॉपरली सस्पेक्ट जो होगा वो स्पेसिमेन के साथ जो मैच कर रहा है वो किसका है, 2 का है। तो इस तरह से हम इस केस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से और भी केसेस हैं जिनको हम इसकी मदद से इस तरीके कार से, इस मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बेस्ट टूल, बेस्ट एविडेंस के तौर पे यूटिलाइज किया जा सकता है, जो ओवरऑल तमाम को हम आइडेंटिफाई करने के लिए या क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए या पैटर्निटी केसेस को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ आ चुकी है। तो कहीं पे भी अगर डीएनए का टेस्ट करवाना हो तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। साइंटिस्ट, लेबोरेटरीज जो पर्सन्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इसी मेथड को फॉलो करते हैं। सो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बहुत से मेथड्स में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। स्टूडेंट, ओवरऑल डीएनए एनालिसिस, पीसीआर, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या हैं, विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।